नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पेंशन पर और कैलकुलेशन भी करता हूं ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर होने वाले नुकसान से बचा सकूँ। आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों कुछ पेंशनर थे जिन्होंने कुछ कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछे थे पहले, तो उनके आंसर भी पेंशनरों ने ही दिए। तो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा लैपटॉप पर, और जो भी ये क्वेश्चन है, आंसर है, ये सब पेंशनरों ने मुझे दिए हैं कि एक आप इनका वीडियो बनाइए ताकि और जो पेंशनर है डिफेंस के उन्हें भी आंसर पता लग जाएं और क्या क्वेश्चन थे वो भी पता लग जाएं। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे लैपटॉप पर। मैं आपको एक एक क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा जो पेंशनरों ने मुझे दिए। दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा उसके आंसर आप भी दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। आपको कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में आना है, जो क्वेश्चन नंबर है वो आप लिखेंगे और फिर उसके आगे आंसर लिख के आप मुझे दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या उसके आंसर्स हैं। तो पहले आप प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो जो पेंशनरों ने पूछे, और उन्हीं का आंसर पेंशनरों ने ही मुझे दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर, और जैसा मैंने आपको बताया आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो क्वेश्चन नंबर है वो आप लिखिए और फिर उसका आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी आपके सुझाव हैं तो वो हम आगे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम एक संयुक्त परिवार बनकर हम काम करें और ज़्यादातर लोगों को नॉलेज दें। तो चलिए दोस्तों, क्या वो क्वेश्चंस थे और क्या आंसर है जो पेंशनरों ने दिए और क्या क्या उसमें कहा। तो आइए लैपटॉप पर, और आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर उत्तर देना है जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है उसका वो आप डालेंगे और नीचे उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या क्वेश्चंस पूछे हैं डिफेंस पेंशनर्स ने और उन्हीं के आंसर दिए भी हैं पेंशनरों ने। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जिस OROP पेंशन टेबल से हम अभी पेंशन ले रहे हैं उसकी बेसिक पेंशन की क्या कैलकुलेशन है जिस अमाउंट का हम 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि हम अभी OROP के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं, तो जो उसमें बेसिक पेंशन मौजूद है उसकी क्या कैलकुलेशन करी है, किस वे में वो बनाई गई है। जैसा कि चंद्रशेखर कमेटी में टॉपअप स्केल को लेकर पेंशन फिक्स करी गई थी, तो इस OROP में क्या कैलकुलेशन करी है बेसिक पेंशन को लेकर। तो क्या उत्तर लिखते हैं पेंशनर्स। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना ही आपको PCDA CDA रिकॉर्ड ऑफिस बताएगा। सिर्फ रैंक के आधार पर कुछ परसेंटेज पर अमाउंट बढ़ा है, कुछ परसेंटेज के आधार पर पिछली OROP से इस वाली OROP में बेसिक पेंशन अमाउंट को बढ़ाया है। तो ये इनका कहना है। तो अगर आपको भी आंसर देना है तो आप उत्तर नंबर फर्स्ट लिखेंगे और उसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में, ताकि इस पे हम चर्चा कर सकें। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है। पेंशन में जब हम करेक्शन के लिए PCDA रिकॉर्ड ऑफिस से बात करते हैं तो गोल मोल जवाब देते हैं। दोस्तों ये कई पेंशनर मेरे से पूछते हैं कि जब भी हम अपनी पेंशन सही करवाने के लिए या जो भी उनकी लग रहा है कि कुछ भी गड़बड़ है तो हम PCDA रिकॉर्ड ऑफिस बात करते हैं तो वो गोल मोल जवाब देते हैं। उत्तर क्या देते हैं पेंशनर, क्योंकि उन्हें भी जानकारी अधूरी है, उनको सही से अपनी बात बताएं, हो सके तो वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएं और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। दोस्तों जो भी आपको करेक्शन वगैरह कुछ भी आपको लग रहा है डाउट, तो एक बार आप या तो कॉल सेंटर में बात करें PCDA के, या फिर रिकॉर्ड ऑफिस को भी आप चिट्ठी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट वहाँ जाकर भी आप पता कर सकते हैं। क्योंकि कई जो रिकॉर्ड ऑफिस है या फिर और भी जो PCD के कर्मचारी है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कई तरीके से आपको गोलमोल जवाब देते हैं जिसका आंसर आपको कभी मिल नहीं पाता है। तो आप उनसे बोलें, आप स्पष्ट रूप से हमें बताएं कि हमारी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप अच्छे से उनसे बात करें
और उनसे आप जवाब लें। तो यही उत्तर है पेंशनरों का जो कहना है। अगला चलते हैं, चंद्रशेखर कमेटी की टेबल में टॉपअप स्केल से पेंशन सेट करी है, तो इस OROP में क्यों नहीं करी जिससे हम अभी पेंशन ले रहे हैं। तो पेंशनर क्या उत्तर बोलते हैं, क्या बताते हैं वो, ये OROP टेबल टॉपअप स्केल से सेट नहीं हुई है, इसमें कुछ परसेंटेज पर अमाउंट बढ़ा है पिछली OROP से। इसकी अगली सुनवाई होनी है और सुनवाई के आधार पर पता चलेगा OROP का किस्सा। जैसा कि अभी इस पे बात भी चल रही थी OROP पर, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट आया नहीं है। तो जब इसका सुनवाई होगी तब इस वाली OROP का चिट्ठा खुलेगा, तब इसके बारे में पता चलेगा। तो अभी ये जो OROP है इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करी है टॉपअप स्केल के अकॉर्डिंग पेंशन। तो ये मैंने आपको बता दिया, इनका ये उत्तर था। अगला चलते हैं, सेम रैंक सेम ग्रुप सेम क्वालिफाइंग सर्विस पर फिर भी पेंशन में डिफरेंस क्यों। तो उत्तर क्या दिया है पेंशन ने, क्योंकि सिर्फ नाम दिया है 1 रैंक 1 पेंशन, एक जैसी पेंशन नहीं है अलग अलग टाइम पर रिटायर हुए पेंशनरों की। इनका कहना है कि सिर्फ नाम दे दिया है 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन एक जैसी पेंशन नहीं है। सब पेंशनरों की अलग अलग पेंशन आ रही है जब वो अलग अलग टाइम पर रिटायर हो रहे हैं। 7 CPC में अलग, 5 CPC में अलग, 6 CPC में अलग। सरकार को समझ नहीं आया किस तरीके से पेंशन सेट करनी है डिफेंस में। OROP टेबल और नोशनल पेपर सरकार कंफ्यूज हो गई है, उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि OROP में क्या अमाउंट फिक्स करना है और नोशनल पे से क्या पेंशन देनी है। इसलिए लोगों की पेंशन में डिफरेंस है। जो जूनियर है वो ज़्यादा पेंशन ले रहा है और सीनियर कम ले रहा है। अगला चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, 2014 से पहले रिटायर हुए पेंशनर को आप OROP के अनुसार आप पेंशन दे रहे हैं, फिर आप 2014 से पहले रिटायर हुए पेंशनर को नोशनल पे के आधार पर भी पेंशन दे रहे हैं, एक जैसा रूल क्यों नहीं है। दोस्तों ये बात सही कही है पेंशनर ने, क्योंकि 2014 से पहले जो रिटायर हुए उन्हें OROP के अकॉर्डिंग पेंशन दे रहे थे, लेकिन फिर बीच में 2014 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको नोशनल पे के अकॉर्डिंग भी पेंशन दे रहे हैं। जब आपने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया कि इस टाइम तक आपको 1 रैंक पेंशन देनी है, तो उसके आधार पर आप दीजिए ना, आप बीच में नोशनल पे भी पेंशन दे रहे हैं। तो यही है कि एक जैसा रूल क्यों नहीं है। तो उत्तर ये है कि ये तो आपको सरकार PCDA रिकॉर्ड ऑफिस बता सकता है कि एक जैसा रूल क्यों नहीं है। सिविलियंस की एक जैसी पेंशन है, डिफेंस में नहीं है। यह बात सही कही पेंशनर ने, सिविलियन की पेंशन एक ग्रेड पे के अनुसार सबको एक समान दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है डिफेंस में। अगला चलते हैं, क्वेश्चन 6, प्री 2016 की इतनी सारी टेबल निकाल दी PCDA ने, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ टेबल ही निकाली है, पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्यों। उत्तर क्या लिखते हैं, सिर्फ एक टेबल निकालनी चाहिए प्री 2016 की, उसके आधार पर पेंशन रीफिक्स करनी चाहिए, इतने सारे सर्कुलर निकालने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा है, जैसे सिविलियन की प्री 2016 की सिर्फ एक टेबल निकाली है और उसी के आधार पर सबकी पेंशन फिक्स करी है प्री 2016 के पेंशनरों की, लेकिन डिफेंस में प्री 2016 की इतनी सारी टेबल निकाल दी जिससे आदमी कंफ्यूज हो रहा है और आप कर कुछ नहीं रहे हो। पेंशन पे कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही पेंशन रीफिक्स हो रही है। तो सही कहा इन्होंने। आगे चलते हैं, 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को MACP ACP का लाभ क्यों नहीं है। क्या लिखते हैं पेंशनर, क्योंकि MACP ACP का आगमन 6 CPC में हुआ, इसलिए पहले वालों को इसका लाभ नहीं मिला। ये भी ठीक कहा, क्योंकि जब आगमन ही इसका 6 CPC में हुआ है तो 2006 से पहले वालों को कैसे मिल जाएगी MACP ACP, ये पेंशनरों का कहना है। आगे चलते हैं, 2006 से पहले हुए रिटायर हुए ऑनरी नायब सूबेदार का टैग दिया है, लेकिन पेंशन हवलदार की दे रहे हैं, क्यों। ये बिल्कुल सही कहा है, 2006 से पहले रिटायर हुए ऑनरी नायब सूबेदार को पेंशन और इसका एरियर भी मिलेगा ऑनरी नायब सूबेदार के आधार पर, ना कि हवलदार की पेंशन पर। हवलदार की नहीं, ऑनरी नायब सूबेदार की मिलनी चाहिए पेंशन और उसका एरियर भी 2006 से पहले हुए रिटायर ऑनरी नायब सूबेदार को। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आगे चलते हैं, सरकार ने OROP पर चुप्पी क्यों साधी है, क्या अगली सुनवाई भी टलेगी। इनका क्या कहना है पेंशनर का, क्योंकि अगर सरकार इसका डिसीजन लेती है तो मोटा पैसा देना पड़ेगा सरकार को, इसलिए चुप्पी साधी है सरकार। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर OROP को अगर रिवाइज कर दें या फिर कुछ भी इस पर बात चले तो जो भी मोटा पैसा है वो सरकार को देना पड़ जाएगा, इसलिए वो अभी चुप्पी साधी है, इसलिए कोई डिसीजन नहीं कर रही है।
तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। आगे चलते हैं। मेरी 6 CPC के ओल्ड PPO में बेसिक पे प्लस ग्रेड पे MSP प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस जोड़कर मेरी पेंशन सेट करी है, और 7 CPC में मुझे बेसिक पे प्लस MSP 5,200 जोड़कर उसका आधा मिल रहा है। तो मुझे OROP के अनुसार पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? आपको OROP के अनुसार पेंशन इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप रिटायर हुए 7 CPC में, और 7 CPC में जो अभी पेंशन मिल रही है वो मिल रही है बेसिक पे के आधार पे, उस पे MSP जोड़कर। तो बिल्कुल सही कहना है इनका कि 7 CPC में आप पेंशन आए हो तो आपको मिलेगी नोशनल पे बेसिक पे के आधार पर, ना कि OROP के आधार पर। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरी डिसेबिलिटी पेंशन पुरानी दे रहे हैं नायक की, बल्कि मैं रिटायर हुआ हूँ हवलदार की रैंक से। पेंशनर क्या बोलते हैं, ये गलत दे रहे हैं आपको, हवलदार की डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि आपको हवलदार की पेंशन दे रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफिस बात करें, आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस यहाँ पर बात करनी पड़ेगी कि अगर आपको हवलदार की डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे और नायक की दे रहे हैं तो ये गलत है। आपको जो मिलेगी वो हवलदार की डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, नायक की नहीं, क्योंकि आप जो पेंशन ले रहे हैं वो आप हवलदार की ले रहे हैं। अगला चलते हैं। 18 महीने का DA का एरियर क्या मिलेगा आगे? अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक पेंशनर का कहना है अभी कुछ आपको नहीं मिलेगा, अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही कहा गया है कि मिलेगा आगे। तो अभी आप वेट करिए। तो इसमें एक कन्फ्यूज़न है कि आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा आगे। अभी इस पर कोई बात कन्फर्मेशन कुछ नहीं हुई है, तो आप अभी सोच कर चलिए कि आपको नहीं मिलेगा 18 महीने का DA का एरियर। यह आप बात जान लीजिए। आगे चलते हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3 होगा क्या? कई पेंशनों का कहना है या कई न्यूज़ भी आ रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 जिससे हम पेंशन सेट करते हैं वो चेंज होके 3 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। अभी सरकार का कोई निर्णय नहीं है, इस पर कोई डिसीजन नहीं है सरकार का कि वो फिटमेंट फैक्टर चेंज करेगी 2.57 से 3। यह भी अब ये जो न्यूज़ है अभी सिर्फ र्यूमर ही है, इस पर कोई सुनवाई ना ही कोई डिसीजन होगा। अभी आपका 2.57 ही चलेगा, 3 नहीं होगा। आगे चलते हैं। एडिशनल पेंशन 70 साल होने पर मिलेगी क्या? दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो एडिशनल पेंशन होती है उसका आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आप 80 साल पे मिलता है। जैसे आप 80 साल के हो जाते हो तो 20%, फिर 30%, फिर 40, 50, 100 ऐसे बढ़ता है। लेकिन जो पेंशनर हैं उन्होंने कहा कि एडिशनल पेंशन 70 साल होने पर मिलेगी क्या? जैसे हमारी 70 साल एज हो जाएगी तो क्या जब से ही एडिशनल पेंशन मिलना स्टार्ट होगी? ऐसा नहीं है। जब आप 80 साल के होगे तब आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। 70 साल होने पर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट क्लियर करे जो पेंशनरों ने पूछे थे और उसके आंसर भी पेंशनरों ने दिए। तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है या आपको इसके आंसर देने हैं तो आप क्वेश्चन नंबर लिखें वहाँ पे और आंसर भी आप लिखें। जैसे आपको प्रश्न 2 का आंसर देना है तो आप लिखें आंसर नंबर 2 और फिर आप इसका आंसर दें। अगर ऐसे ही आपको 6th क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको आंसर 6 लिखना है और उसके आगे आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और लोगों को भी इसकी नॉलेज मिलेगी क्या क्या हो रहा है आगे। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए।